नारी शक्ति बंधन अधिनियम निरस्त होने पर भाजपा का विपक्ष पर प्रहार, विक्रम में प्रेस वार्ता आयोजित। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पटना ग्रामीण जिला द्वारा शनिवार को विक्रम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह आयोजन नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लोकसभा में निरस्त किए जाने के विरोध में किया गया। जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार के नेतृत्व में हुई इस प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने विपक्ष के इस कदम को महिला सशक्तिकरण की राह में बड़ा रोड़ा बताया। प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए भाजपा बिहार प्रदेश की महामंत्री श्रीमती लाजवंती झा क्या कह रही हैं, तो सुने आप। आज पटना ग्रामीण जिला के नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लोकसभा में बिल के कांग्रेस के सांसद आरजेडी के सांसद के द्वारा जो बिल को निरस्त किया गया, इसके विरोध में पटना ग्रामीण जिला के प्रेस वार्ता में हम सब के नेता, बिहार प्रदेश के महामंत्री, हम सब के क्षेत्रीय महामंत्री बड़ी बहन लाजवंती झा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हम आग्रह करते हैं अपने प्रदेश के महामंत्री जी से कि आपका प्रेस संबोधन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विगत 17 अप्रैल को जिस तरह से संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को पास नहीं करके एक काला अध्याय के रूप में दर्ज किया गया, ये देश के इतिहास में बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दशकों से महिलाओं के हक के लिए, जो हमारी देश की माता बहनें एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि कब संसद में, कब विधानसभा में हम लोग 33% आरक्षण के साथ जाएंगे और हमारी भी राजनीति भविष्य जो है उसको उज्जवल करेंगे और देश के विकास में अपनी योगदान देंगे। इसको देखते हुए विगत 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित किया गया, दोनों सदनों में पास हुआ और सभी विपक्ष के लोगों ने समर्थन के साथ इसको पास किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र बुला के 16 और 17 अप्रैल को कि किस तरह से ये आरक्षण 2029 में लागू हो जाए, उसको लेके सदन में चर्चा किया गया और इसको पारित करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारे विपक्ष के जो लोग हैं वो एक साजिश के तहत इसको नहीं पारित होने दिया। स्पष्ट है, उनकी मंशा कभी नहीं रही है कि जो देश की जो महिलाएं हैं उनके पक्ष में उनका विचारधारा कभी नहीं रहा है। अगर ऐसा रहता तो 3 तलाक पे वो चर्चा करके पहले ला सकते थे, लेकिन जब 3 तलाक पे नहीं ला पाए, बल्कि इसके इतर शाहबानो केस में उनका एक अलग ही स्टैंड था उसके पक्ष में। इसके अलावे किसी भी तरह की जो सुविधा थी वो महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हित के बारे में बात तो करते रहे, लेकिन जब सरजमीन पे उनको हक देने की बात आई तो हमेशा वो पीछे रहे। अगर उनको महिला आरक्षण लाना रहता तो 2004 से लेके 2014 तक उनका शासन प्रशासन रहा, उनके पास बहुमत भी था, उनके पास समय भी था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई इच्छा शक्ति जाहिर नहीं की। 2010 में राज्यसभा में ये बिल पास हुई, लेकिन राज्यसभा में पास हुई, लेकिन लोकसभा में उसको प्रस्तुत तक नहीं किया गया। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि महिलाओं का जो हक है 33% आरक्षण उनको दिया जाए। लेकिन शर्म की बात यह है कि ये पारित तो नहीं ही किया गया, बल्कि इसका एक राजनीतिक जश्न मनाया गया। जब ये बिल गिर गई, जब ये बिल पास नहीं हुई, तो आप समस्त देश की नारी, समस्त देश के माता बहनें इसको देखी कि किस तरह से इंडी गठबंधन, कांग्रेस, तृणमूल, राजद, समाजवादी पार्टी सभी ने मेज थपथपा के एक उत्सव मनाया और ये समस्त देश की नारी शक्ति में अपमान और बहुत ही घृणास्पद बात रही। हम आगे देखेंगे जो जिस तरह से उन्होंने ये करतूत करके हमारी महिलाओं के हक के विरोध में ये कार्य किया है, आने वाले समय में समस्त देश की नारी शक्ति, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आने वाले समय में उनको सीट अवश्य देगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार आग्रह किया सदन में कि इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखे, इसको कोई अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक समग्र विकास के दृष्टिकोण से देखे
और महिलाओं के हक की बात है तो मातृशक्ति को सम्मान देने के तौर पे इस बिल को पास किया जाए। आपने देखा होगा हमारे गृह मंत्री जी ने यहां तक कहा कि प्रस्ताव पारित कर लीजिए कि सभी प्रदेशों को 50% लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा में और लोकसभा में सुनिश्चित किया जाएगा कि 50% सीट की इंक्रीमेंट होगा ही होगा। ये बिल रोक के सिर्फ महिलाओं के सम्मान या महिला के अधिकार को नहीं रोका गया, बल्कि राज्य के विकास में भी बाधा डाला गया। अगर बिहार में 40 की जगह पे 60 लोकसभा सीट होती तो 60 लोकसभा सीट का यहाँ पे सारे संसाधन आते, सारे विकास के मार्ग खुलते, सारे विकास के मार्ग प्रशस्त होते। तो वो उन्होंने इसे भी बाधित किया, और सिर्फ बाधित ही नहीं किया, उन्होंने इसका जश्न मनाया। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। हम समस्त देश की नारी शक्ति विभिन्न जिलों में जाके प्रेस वार्ता के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से अपना आक्रोश, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम पूरे एनडीए गठबंधन एक साथ एकजुट खड़े होके, ये तो तय है, जो ठान लेते हैं जो वो किया ही जाता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर ठान लिया है जो महिला बिल पारित होना है तो आज हो या कल हो, होना तो है ही। लेकिन 29 में विपक्ष को बहुत ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम समस्त नारी शक्ति जो 70 करोड़ देश की आबादी है, आधी आबादी, वो इस पे एकजुट होके विपक्ष के विरोध में खड़ा रहेंगे। और आने वाले सभी चुनाव में हम लोग उनको अपने वोट के माध्यम से बताएंगे कि नारी शक्ति का अपमान कितना बड़ा और कितना कठिन होता है उसको तय ये करना। और आप देखे हैं कि जब जब महिलाओं का अपमान किया गया है तो रामायण और महाभारत इसी का एक उदाहरण है। और विपक्ष ने महिला के सम्मान को चोट पहुंचाया है, महिला के स्वाभिमान को चोट पहुंचाया है। तो रामायण महाभारत तो नहीं करेंगे, लेकिन वोट के रूप में उनको सबक सिखा के 2029 में पूर्ण बहुमत लाके नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पुनः हम लोग पारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ विपक्ष ये भी कह रही है कि महिला बिल आरक्षण जो है पास नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि जो महिलाएं हैं वो नेता और विधायक की बीवी की जो है सीट हो जाएगी, न कि आम महिलाओं। ये बात नहीं है। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वहां वो उनका एक मानसिकता है कि जो सामान्य परिवार और सामान्य वर्ग की महिलाएं राजनीति में आगे ना बढ़े, सदन में नहीं आए। सदन में आने का हक सिर्फ अखिलेश जी की पत्नी को है, राहुल जी की बहन को है, लालू जी की बेटी को है, हमारे जो अजित पवार जी हैं उनकी बेटी को है। सामान्य परिवार की महिलाएं राजनीति में आ जाएगी तो उनके स्वाभिमान को चोट लगेगा, इसीलिए इस बिल को वो रोक रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि ये बिल जो है 2023 में भी लागू होगा, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने इस बिल को क्यों नहीं लागू किया? नहीं, 2023 में लागू हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2029 में 33% आरक्षण महिलाओं को मिले। और आप जानते हैं अच्छी तरह से जब तक परिसीमन नहीं होगा और सीट की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अभी भी हम 2021 के जनगणना के हिसाब से काम कर रहे हैं, 2071 की, 2071 के हिसाब से हमारे पास अभी 540 सीट है, जबकि अब की जनसंख्या उस समय 54 करोड़ था और आज की तारीख में 1 करोड़ 40 लाख है। तो जब हम 1 करोड़ 40 लाख और उधर 54 लाख, आप देख सकते हैं कि कितनी वृद्धि सीट में हो सकती है। तो आप क्यों महिलाओं को, क्यों आप देश के संसद को वंचित करना चाहते हैं कि हम 540 पे ही कार्य करें, हम 850 पे क्यों नहीं जाए? इसको देखते हुए ये तय किया गया। विपक्ष का ये आरोप है कि इन दिनों जो है 5 राज्यों में चुनाव है, इसी चुनाव को लेकर के जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि महिलाओं का जाप आलाप कर रही है। इसको कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष जो है वो अपनी एक मानसिकता के हिसाब से चलती है, ना तो उनको सदन में विश्वास है, ना उनको संविधान में विश्वास है, ना उनको संविधान के किसी भी ढांचे पे विश्वास है। आप देखे होंगे प्रियंका गांधी के प्रेस वार्ता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2023 का जो बिल है मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, उसमें परिसीमन की भी बात है, लेकिन उनको समिति और जो प्रोसेस है उस पर आपत्ति है। तो उनको तो कभी नहीं संविधान और कभी नहीं संविधान के ढांचे पे, कभी नहीं संविधान की व्यवस्था पे कोई भी तरह का भरोसा और विश्वास रहा है। और ये भरोसा और विश्वास दर्शाता है कि उन्हें संविधान पर और उस पर तो भरोसा नहीं ही नहीं है, उन्हें महिलाओं पर भी भरोसा नहीं है कि महिलाएं उनके पक्ष में वोट करेगी, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। पप्पू यादव के बयान क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक ही सवाल पप्पू यादव जी से पूछना है कि जिस तरह से वो महिलाओं पे आरोप लगाए हैं
तो पहला सवाल उन्हीं से है, क्या उनकी पत्नी स्वयं इसी रास्ते से होकर राजनीति में अपनी जगह बनाई है क्या? वो पहले ये जवाब दे दे मुझे, क्योंकि उनकी पत्नी तो एक अच्छी खासी नेत्री कांग्रेस की एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती है नेता। तो क्या उन्होंने इसी रास्ते से आई है, जिस रास्ता का उपयोग, जिस रास्ते का की बातें उन्होंने आम महिलाओं के लिए किया है? तो पहला सवाल तो उनकी पत्नी पे खड़ा होता है। पप्पू यादव ने माफी मांग ली, लेकिन पप्पू यादव का ये कहना था कि मैं माफी सिर्फ देश के बेटी और देश की महिलाओं से मांग रहा हूँ जिनको ये इस बात से ठेस लगा है, लेकिन मैं माफी उन देश के नेताओं महिलाओं से नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन महिला नेताओं का कैरियर की शुरुआत कैसे हुई है। देखिए, आप महिलाओं से नहीं मांग रहे हैं और बेटी और बहन से मांग रहे हैं, तो वो महिला क्या किसी की बेटी और बहन नहीं है क्या? वो भी तो किसी की बेटी और बहन है। आप जब बोलते हैं तो नेता तो आप भी हैं, तो पहले आप स्वयं सोचिए कि क्या आप उसी विचारधारा के हैं, आप उसी चरित्र से आते हैं, तब दूसरे पे उंगली उठाइए। जो जैसा रहता है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी सो जैसी, उसी तरह से उस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी पत्नी और स्वयं वो उसी रास्ते को पार करते हुए आते होंगे। विपक्ष का कहना है कि एक बेटी को न्याय तो भाजपा सरकार ने दिला नहीं पाई, नीट मामले को लेकर के, नीट की छात्रा को लेकर के कि बेटी की न्याय तो भाजपा सरकार ने दिला नहीं पाई, और ये चुनाव में वोट लेने के लिए जो है कि महिला आरक्षण का जाम लगा है। जो आप नीट मामले में आप देख रहे हैं कि उस पे अनुसंधान चल रही है, उनपे जो सारा का सारा जो जांच है वो चल रही है, और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो हमारी सरकार बार बार कह रही है। और हमारे जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं वो तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि हम ट्रिपल सी से कभी नहीं समझौता करेंगे, चाहे वो क्राइम हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कम्युनिज्म हो। तो आप इत्मीनान रखिए कि नीट केस में जो भी आरोपी होंगे, चाहे वो कोई भी हो, उनको निश्चित रूप से वो सजा मिलेगी। और इस पे जब तक जांच के दायरे में है, आप पूरा जांच को पूरा होने दीजिए। जनता का एक सवाल है कि आखिरकार सरकार की सीबीआई और सरकार की पुलिसों को जो है कि आम व्यक्तियों की इंसाफ दिलाने में इतना समय क्यों लगता है, जबकि नीट छात्रा को लेकर के बिहार में राजनीतिक भी हो गई, बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो गया, लेकिन आज भी उस नीट छात्रा की मां और परिवार जो है सड़कों पे न्याय के लिए दर-दर भटक रहे। देखिए, जहां तक सत्ता परिवर्तन की बात है तो उसका कोई नीट मामले से लेना देना ये नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। और हमारे जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं की इच्छा से ये पद को त्याग करके राज्यसभा में जाने का फैसला किया। इसमें नीट मामला का कोई है ही नहीं कि नीट को लेकर सत्ता परिवर्तन हुआ। जहां तक उनके इंसाफ की बात है तो इंसाफ निश्चित रूप से मिलेगी। ये एनडीए गठबंधन की सरकार है, अवश्य मिलेगी। थोड़ा धैर्य रखें और जो जांच की प्रक्रिया है उसे जो पूरा होने दें, जो भी उसमें दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट रूप से हो। बंगाल चुनाव को क्या कहेंगे, जिस तरह से भाजपा की प्रत्याशी व्यवहार किया गया दौरान देखिए, वहाँ ममता बनर्जी का एक निर्मम सत्ता चल रहा है और इस बार जनता वहाँ की उनको पूरा सीख सिखा रही है। वो बौखला के, क्योंकि उनको आभास हो चुका है कि उनकी सत्ता जा रही है, तो ऐसे में वो जो भी होगा सब कर रही है। भाजपा प्रत्याशी को भी खदेड़ रही है। वोट में आप देखें कि बहुत जगह हिंसा भी किया गया है। तो जब जाने का रास्ता जब आदमी का मालूम हो जाता है तो वो किसी भी हद तक नीचे गिरने का प्रयास करती है, और यही हाल हमारी दीदी का है। दीदी 4 मई तक है। 4 मई के रिजल्ट के बाद आप देखेंगे वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तब तक उनको जो जो करना है कर ले, और इसी का परिणाम होगा कि वहाँ परिवर्तन होगा। बिहार में नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी किया है, क्या लगता है बिहार को नई ऊर्जा मिल पाएगी? निश्चित मिलेगी। युवा है, भाजपा से आए हैं, और जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास के कार्य को जो उन्होंने किया था, आगे बढ़ाया था, उसी कार्यों को लेके, उन्हीं के मार्गदर्शन को लेके आगे बढ़ाया जाएगा। और बिहार में आपको आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा। अभी तो बस उनको आए हुए अभी 8 दिन 10 दिन हुआ ही है। निश्चित रूप से आपको बिहार में विकास की गति, अपराध पे रोक, भ्रष्टाचार पे रोक अवश्य रूप से नजर आएगा। तो आपने सुना कि लाजवंती जा क्या कर रही है, साफ साफ शब्दों में कर रही है कि 17 अप्रैल को संसद में जो हुआ वह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने वाली मुख्य धारा में लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। भाजपा ने स्पष्ट किया कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है। श्रीमती झा ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक महिलाएं इस निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है।
उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में विपक्ष को इस महिला विरोधी कदम का गंभीर राजनीतिक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर नुपुर शर्मा, नीरज कुमार, तेज नारायण शर्मा, राजकिशोर शर्मा और अभिषेक रंजन मोंटी सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने एक सुर में नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।